नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज बात उन कायरों की करेंगे जो आतंकी हैं और जन्नत के सपने देखते हैं, लेकिन वो कायर ये भूल जाते हैं कि मां भारती के सपूत भी पूरी ताकत से डटे हैं, जो उन डरपोकों का सपना जरूर पूरा करेंगे। लेकिन फर्क बस इतना है कि आतंकी जन्नत नहीं जहन्नुम पहुंचा दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 आतंकी घटनाओं के बाद पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग ली और आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने आतंकी हमलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की और घाटी में सुरक्षा बलों की तैनाती और एक्शन प्लान को लेकर भी जानकारी ली है। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक बार फिर अजीत डोभाल पर भरोसा जताया है और उन्हें तीसरी बार एनएसए की जिम्मेदारी सौंप दी गई, ताकि बुझते दिए की तरह फड़फड़ाता आतंक हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए और आतंकियों को हमेशा के लिए दुनिया की जन्नत से जहन्नुम शिफ्ट कर दिया जाए। आज बात इसी खास मुद्दे पर। आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर मारेंगे, ये नए भारत की नीति है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता कर्नल देवानंद जी, बहुत स्वागत है देवानंद जी आपका। हमारे साथ पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी चर्चा में शामिल हुए। स्वर्णिम जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही कर्नल अनुपम जेटली जी भी हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है कर्नल अनुपम जेटली जी आपका भी। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मीनाक्षी आचार्य जी भी चर्चा में शामिल हो चुकी है, बहुत स्वागत है आपका भी मीनाक्षी जी, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है और अहम। कर्नल देवानंद जी आपसे शुरुआत करते हैं। सपना आतंकियों का है कि ये जन्नत उनके नाम हो जाए, लेकिन तैयारी पूरी की गई है कि जन्नत से किस तरह से इन्हें जहन्नुम पहुंचाया जाए। इसीलिए ये हाई लेवल मीटिंग भी रही है। कितना अहम मानते हैं आप और किस तरह से चुनौती आप देखते हैं कि मोदी 3.0 के सामने रहेगी, क्योंकि 4 दिन में 4 आतंकी घटनाओं ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी किया है। जी आपने सही कहा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो 4 आतंकी हमले हुए ये उस साजिश का एक हिस्सा है जो कभी भी नहीं चाहती कि भारत इसी तरह प्रगति करता रहे और भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट आए। और मोदी जी के तीसरी बार इनके आने से मैं मानता हूं कि हमारे देश के दुश्मनों में हड़कंप मच गया और उस हड़कंप का नतीजा है कि ये गुनाह निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। और ये जो आखिरी इनकी जो कोशिश है, जो टेररिज्म के माध्यम से पाकिस्तान और दूसरे जो देश के दुश्मन हैं, जो हमारे एंटी भारत ब्रिगेड है, उन्होंने प्रयास किया है। पर आपने सही कहा कि जिस प्रकार से इसके भारतीय सेनाएं चौकस हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किस प्रकार से इनको ट्रेस करने के बाद जिस प्रकार 2 को ऑलरेडी मौत के घाट उतार दिया, आपने सही कहा, जहन्नुम का रास्ता दिखाया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये देख रहा हूं कि जिस प्रकार देश आज एकजुट होने की जो सबके अंदर भावना नागरिकों में और देश के सब लोग हो रहे हैं और जिस जवाब देने की चर्चा हो रही है, आप खुद स्वयं इसके गवाह हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए हैं। और जहां तक भारतीय सेना और हमारे रणबांकुरों का सवाल है, मैं कह सकता हूं ये पिछले 10 वर्षों का इतिहास आप उठा के देख सकते हैं कि किस प्रकार से टेररिस्ट जो स्ट्राइक्स होती थी उनमें 60% 2024 तक कमी आई है। पत्थरबाजी 15,000 से लेकर के 0 हो गई है। कैलेंडर जो इशू हुआ करते थे हर शुक्रवार को, जो 72 साल में आया करते थे, वो 0 पे आ गए हैं। और किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन बिड्स 50% के नीचे आ गई है। मैं मानता हूं भारतीय सेना और पूरा देश एक साथ खड़ा है और इसका जवाब दिया जाएगा। और क्या दिया जाएगा आने वाले समय में, मैं आपको ये बता सकता हूं, इतना ही काफी है कि दुश्मनों को पछताना पड़ेगा, जिस प्रकार पहले भी वो इस गलती करने के बाद सजा उनको दी गई थी। ठीक है, बिल्कुल, और यही उम्मीद भी पूरा देश करता है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, देखिए बेहद अहम है और प्राथमिकता में भी सरकार के हमेशा रहा है, फिर कोई भी सरकार हो। कश्मीर की जब हम बात करते हैं और जब आतंक की बात करते हैं, विपक्ष इसे कैसे देखता है, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग भी हुई है, एक बार फिर से एनएसए अजीत डोभाल को ये जिम्मेदारी दी गई है, उनके हाथों में कमान सौंपी गई है। जी आपने सही कहा कि जिस प्रकार देश आज एकजुट होने की जो सबके अंदर भावना नागरिकों में और देश के सब लोग हो रहे हैं और जिस प्रकार पहले भी वो इस गलती करने के बाद सजा उनको दी गई थी।
देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार डोभाल साहब को तीसरी बार ये जिम्मेदारी मिली है। प्रधानमंत्री जी के चुनावों में मैंने भाषण सुने थे जो ये बार बार कह रहे थे कि अब आतंकवाद समाप्त हो चुका है, और अभी हमने देखा लगातार 4 हमले अभी रिसेंटली लगातार हुए हैं 4 दिन में। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिनके शासनकाल में जिनको एनएसए आपने बनाया, उनके रहते 5600 से अधिक आतंकवादी घटनाएं हुई, चाहे नक्सलाइट्स एरिया में हुई, चाहे यहाँ पे हुई। और इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसको आपने यहाँ पे जांच के लिए बुलाया उरी हमले के पश्चात। इस तरह से जब आतंकवाद रुक नहीं रहा, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होने थे लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं, दोबारा जिम्मेदारी किस प्रकार से आप दे सकते हैं? और देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो, इतनी बड़ी घटना हुई है कि आज हमारे सिविलियंस जो है मौत के घाट आतंकवादियों द्वारा उतारे गए, जिनमें 4 तो अभी हम जाके आए, चौमू के ही थे, राजस्थान के थे, जयपुर के थे। आप देखिए, पीड़ा जाकर के देखिए, कितनी दुख भरी घटना है। तो संज्ञान तो सबको लेना ही था, लेकिन आगे कार्रवाई क्या, ये देखना होगा, क्योंकि जिन लोगों को आज जिम्मेदारी दी है वो तो पिछले 10 साल से जिम्मेदार हैं और घटनाएं रुक नहीं रही हैं। तो ये सारी चीजें आज सरकार को सोचनी चाहिए। आंकड़ों में तो कमी आई है, घटनाओं में कमी आई है, तो मानते पहले से अब की तस्वीर बदली है। हाँ, पूरी तरह से आतंकवाद का खात्मा हो, इसी दिशा में ही काम किया जा रहा है। स्वर्णिम जी, ये तो माने कि पहले से तो देखिए, मेरी बात सुनिए, होने को तो युद्ध भी हुए पहले, सारी चीजें हुई हैं, लेकिन 5600 से अधिक घटनाएं हुई हैं, रिकॉर्डेड है। मैं नहीं कह रहा, सरकार का आंकड़ा कहता है, लेकिन ये 10 साल में, और इनमें बड़े बड़े आतंकी हमले भी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं, जिनको आप लगातार जिम्मेदारी देते आ रहे हैं, वो आज जब 1800 से अधिक सिविलियंस जो है इन आतंकी हमलों में मारे गए पिछले 10 साल में, तो आज क्या जरूरत थी कि श्वेता जी, मैं यहाँ बीच में क्या बदलाव हो सकता था? हमारे सैनिक मर रहे हैं, हमारे सिविलियंस मर रहे हैं, तो बदलाव करना आवश्यक है। मैं ये बता दूं कि जो कह रहे हैं कि 10 साल में क्या हुआ, तो जरा याद करो 70 साल में क्या हुआ था, किस प्रकार 90 के दशक से लेकर के लाखों की संख्या में सैनिक और हमारे नागरिकों को मारे गया था। वो सरकारें पुराना छोड़ दो, आज का समय है देश को एक साथ खड़े होने का, और आज का समय है कि हमको एक साथ खड़े होकर के इसका मुकाबला करना है। ठीक है, लेकिन आपने देवानंद जी जिक्र 1990 से किया है, हमारे साथ मीनाक्षी आचार्य जी भी है, उनका रुख मैं करना चाहूंगी। मीनाक्षी जी, 1990 के जब हम पुराने कश्मीर की बात करते हैं, बहुत बार आपसे इसे लेकर चर्चा भी हुई है, उस कश्मीर और आज के कश्मीर में बदलाव तो बहुत हुआ है, लेकिन आतंकवाद जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके खात्मे को लेकर ही ये कवायद जारी है। कैसे आप देखती हैं इस हाई लेवल मीटिंग को, एनएसए अजीत डोभाल को एक बार फिर से जिम्मेदारी दिया जाना, और क्या उम्मीद की जाए, देश की जनता करे कि एक बार फिर से आतंकवाद का खात्मा होगा जो कि पहले से काफी हद तक नियंत्रित किया गया? इनफैक्ट मैं तो इस हमले को इस तरीके से देखूंगी कि जैसे बोलते हैं ना कि गीदड़ की मौत एक बारी फिर आई है, और वो इस जबरदस्त तरीके से आएगी कि वो पाकिस्तान वापस से सोचने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जो देश आटा, चावल, दाल, इसके भिखारी के कटोरे लेके पूरे विश्व में घूम रहा है, तो उसकी अपनी जनता को जो बरगलाना है, तो उसके पास में एक ही तथ्य है और एक ही उसके पास में एक आइडिया रहता है कि किसी ना किसी तरीके से कश्मीर पे एक उसको न्यूज़ के माध्यम से उसको जग जाहिर किया जाए कि ये जो हिस्सा है हिंदुस्तान का, ये अभी भी बिल्कुल प्रताड़ित है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, यहाँ पे आतंकवाद है और सारी चीज़ें हैं। तो मुझे तो इनफैक्ट लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको भी बहुत आनंद आता है, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है, वो अपना आटा, चावल, दाल सब भूल के वो ऐसी घटनाओं में ज़्यादा मनोरंजन का अपना वो देखने लग जाते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान में कुछ उन्होंने आतंकवादी कोई घटनाएं की हैं। लेकिन ये उनकी बहुत 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 बड़ी भूल है, क्योंकि जो पहले एक बारी बालाकोट में हुआ है पुलवामा अटैक के बाद में, अब मुझे लगता है कि अब समय आ गया है और होना भी चाहिए। ये एक सिर्फ क्रिकेट मैच की तरह कहीं पे वर्ल्ड गेम वो देखने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा एक भावनात्मक स्तर पर, जहाँ पे आप एक इंसानी, आप हम लोग अपने भारतीयों को जो खोते हैं उसका जो अब मुकाबला है, उसका जो जवाब है वो बहुत बखूबी तरीके से दिया जाएगा। ये मोदी गवर्नमेंट ही नहीं, हिंदुस्तान की जनता भी पूरी तरीके से पाकिस्तान के एक एक रग को पहचान चुकी है और वो इसका मुकाबला करेंगे और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मैं मानती हूँ कि जो 1990 में जो वहाँ की जो स्थिति थी वो इतनी भयावह थी, अगर उसको कंपैरिजन किया जाए आज का जो समय है, तो बहुत ही बहुत जो बोलेंगे कि नॉर्मल है।
सुधार। पहले क्या घटनाएं होती थी वो तो बिल्कुल इनफैक्ट न्यूज़पेपर में, न्यूज़ मीडिया में आती ही नहीं थी। इस तरीके से वहाँ पे हत्याएं होती थी और सबको जग जाहिर है कि किस तरीके से वहाँ से हिंदुओं को भगाया गया था, किस तरीके से उनके साथ में बलात्कार हुआ, किस तरीके से मारकाट हुई। तो वो अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ के जो स्तर है और जो आज का स्तर है, आज वो काम करते हैं, आतंकवादी अपना अंजाम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये इनका जो दिखावा है वो एक बहुत बड़ी भूल है। उन्होंने जो बोलते हैं ना कि शेर के माद में उन्होंने हाथ डाला है और वो अब इससे बच के नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल। कर्नल अनुपम जेटली जी भी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल अनुपम जेटली जी, हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर होती है लेकिन साफ तौर पर निर्देशित किया जा चुका है, सख्त यहाँ पर है, आतंकवाद के खात्मे को लेकर कदम उठाए जाएंगे, बहुत जल्द कुछ बड़ा भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह से एक बार फिर से जिम्मेदारी एनएसए अजीत डोभाल को दी गई है, इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं और आप क्या मानते हैं कि ये जो अब तक का जिस तरह से फैसले लिए गए, जिस तरह से काम किया गया, कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करने के लिए जो कदम उठाए गए, वो कितने सफल रहे? आने वाले वक्त में क्या उम्मीद की जाए? श्वेता जी, ये कहना कि इंप्रूवमेंट नहीं हुआ कश्मीर के हालत में, ये गलत है। इंप्रूवमेंट हुआ जी, मगर ये कहना कि पहले हालात बहुत खराब थे और अब बहुत अच्छे हो गए हैं, ये भी उतना ही गलत है। अगर पहले 40 मारे जाते थे तो इस बार 40 घायल हैं और 9 मारे गए। तो ये कहना कि 30 मरे तो बुरा है और 10 मरे तो कम है, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत सोच है देश के लिए। इस देश में तीसरी बार एक ही सरकार है और एक ही एनएसए है, तो ऐसी हालात में हमें ढिलाई नहीं करनी चाहिए थी, चाहे इलेक्शन हो या इलेक्शन का रिजल्ट हो। हमें पता है कि ये इलाका सेंसिटिव है, हमें वहां पर पूरी चौकसी रखनी चाहिए थी। हमें ये भी मालूम है कि जब भी देश में कोई अच्छी बात होगी, नई सरकार बनेगी तो हमला होगा, हमें इसके बारे में सचेत रहना चाहिए था। जहां तक जम्मू में पुंछ और राजौरी की बात है, तो पुंछ और राजौरी एलओसी के साथ लगे हैं, मगर रियासी पीछे की तरफ है। रियासी में इतना बड़ा हमला क्यों होना चाहिए? हमें पता है कि पिलग्रिम्स की बस जा रही है, तो उस बस को सुरक्षा क्यों नहीं देनी चाहिए? हम हर बार, हमारा देश रिएक्ट क्यों करता है? जब कुछ हो जाता है हम एक रिएक्शन करते हैं, हम उसको प्रोएक्टिव होकर पहले से क्यों नहीं रोक पाते? ये मेरी एक चिंता है जिसमें हमारे देश को ध्यान देना होगा। हम रिएक्शन मोड में बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान कुछ करता है हम 10 गुना उससे ज्यादा करते हैं, मगर कुछ करने का मौका उसको क्यों देना चाहिए? जबकि खासकर हमें पता है 16 जून से खील भवानी में इतना बड़ा मेला लग रहा है हिंदुओं का, और 29 जून से अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है, तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे थे? हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा और बिना ध्यान दिए हमें सोचना होगा कि अगर 1922 से अब तक रियासी में कोई ऐसी घटना नहीं घटी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं घटेगी। ये ढीलापन, ये कॉम्प्लिसेंसी जो है, इसको हमें नकारना होगा। इसके खिलाफ सरकार को और फौज को एक्शन लेना होगा। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको चौकन्ना रहना पड़ेगा, पुलिस को गश्त बढ़ानी पड़ेगी। ये सोचकर कि 2 साल से 3 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा, ये एक सोच और तरीका और ढर्रा गलत। बिल्कुल अनुपम जेटली जी, एक बात तो ठीक है आपने कि अलर्ट हमेशा ही रहना चाहिए, लेकिन देवानंद जी मैं सबसे पहले मीनाक्षी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस तरीके से इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए एक सकारात्मक स्टेटमेंट दिया, धन्यवाद आपका। कर्नल हमारे सर, मैं आपसे 1-2 बिंदुओं पे थोड़ा मेरा विचार अलग रखना चाहूंगा कि आपने कहा कि सेना को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। मेरा यह मानना है कि मैं उस इलाके में अभी आने से पहले 5-10 दिन पहले था, उसी सड़क के ऊपर मैं एक सामान्य नागरिक के नाते ट्रैवल किया हूं, और मैं ये आपको बता सकता हूं कि जहां तक सुरक्षा बलों का और जो ताल्लुक है वो पूरी तरह चौकस थे। पर हम सब जानते हैं, सेना के अधिकारी और जो सैन्य इस गतिविधियों से, इंसर्जेंसी से जुड़े हैं, कि हर इंच को किस तरह से कवर करना संभव नहीं हो सकता है। सैनिक मुस्तैद है, मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जहां तक सवाल हुआ कि आपने कहा कि तीसरी बार हमारे ये सरकार आई है और हमारे जो पदाधिकारी हैं जो कार्यभार संभाल रहे हैं, तो ये तो विदित है कि जिस प्रकार से मैंने बताया ना कि जो पत्थरबाजी 0 हो गई है,
इन्फिल्ट्रेशन 60% कम हो गया है, हादसे आपके 50% कम हो गए हैं, और इस बार टूरिस्ट तो वहां पर 1 प्लस 1.5 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन देखिए ये चीजें दर्शाती हैं। लेकिन अभी जो 4 दिन लगातार घटनाएं हुई, लोगों में वापस खौफ हो रहा है। बिल्कुल श्वेता जी, नहीं, मैं एक बात, जो वहां जो लोग रहते हैं मन में, जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो समझते हैं इनकी किस तरह दुश्मन हमारे पास हमला करता है। आपकी बात सही है कि ये बहुत दूर है एलओसी से, पर है तो वो इलाका जहां पर घने जंगल हैं, और जहां पर देखिए दुश्मन आदमी को वहां स्ट्राइक करता है जहां पे उसको सफलता के चांस, ये बुरी बात है, हमें नहीं होना चाहिए। पर अब आज विषय है पुरानी बातों की चर्चा की बजाय देश एकजुट खड़ा हो, सेना के साथ हम खड़े हो, हमारा जो तंत्र है उस तंत्र को हम सपोर्ट करें जिससे कि आगे ऐसा हादसा नहीं हो। और मैं यकीन दिला सकता हूं, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आकर के पूरा संज्ञान ले रहे हैं, तो मैं मानता हूं इससे आगे देश हम सब लोग ये दुआ कर सकते हैं हम सरकार के साथ खड़े हो और उन दुश्मनों को सबक सिखाया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वर्णिम जी, देखिए सीधी सी बात है, इंटरनल सिक्योरिटी ये प्रतिदिन का विषय है, आपको सजग रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन जब बार बार मैंने एक ही बात कही है कि पूरा देश चाहता है आतंकवाद समाप्त हो, आप कभी 90 के दशक में ले जाओ, कभी 80 के दशक में ले जाओ, हो सकता है आप आसाम चले जाओ, आप पंजाब की भी बात करने लग जाओ, आप कर लीजिए। लेकिन आज जिम्मेदारी किसकी है? आज जिम्मेदारी जो सरकार केंद्र में बैठी है और जो एनएसए है उनकी ही है। क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी? जो अभी कहा कर्नल साहब ने, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया कि ये तो वो जगह ही नहीं है जहाँ पे पहले कभी स्ट्राइक हुई है। अमरनाथ यात्री जाते हैं उन पर हुई, आपको पता है, पिलग्रिम्स जाएंगे, बस से जाएंगे या पैदल जाएंगे, जैसे भी जाएंगे। लेकिन सुनिए रियासी की आप बात कर रहे हैं, जब हो चुका तब तो और सजगता की आवश्यकता थी। लेकिन आप सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जो कंटिन्यूअस नजर रख के इन आतंकवादियों का सफाया कर सके। ये जरूरी है। एक सेकंड के लिए भी हम ढील नहीं दे सकते, एक सेकंड के लिए भी आप इत्मीनान से नहीं बैठ सकते कि नहीं अभी कम से कम 5 मिनट कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा वो एरिया ही नहीं है। मीनाक्षी जी, इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि वहां पे पहले नहीं हुआ है। 2022 में वहां पे अटैक हुआ है, फिर उसके बाद में जैसे यहाँ अभी 2024 की बात हम कर रहे हैं। आप इसकी मनस्थिति का आप देखिए ना कि ये अटैक अचानक से क्यों हुआ है। सीधे आप देखिए कि आपका जो ओथ सेरेमनी होती है वो 9 तारीख को होती है, उसके बाद में 11 को अटैक होता है, 12 को होता है, 13 को होता है। तो आप ये देखिए कि कितना तिल मिलाया हुआ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो इतना तिल मिलाया है तो उसको कहीं ना कहीं तो अपना असर दिखाना ही है और किसी भी तरीके से दिखाना है। तो उसके पास में अब उसके पास में मैं ये मानूंगी कि अपनी आर्थिक और सारी चीज़ों को उसने पीछे मद्देनजर छोड़ के वहाँ पे जो है सेना जो है और जो इंट वहाँ की है वो पूरे जोर शोर से इस कार्य के लिए लगी हुई है कि किस तरीके से एक कश्मीर का जो मुद्दा है, हम कश्मीर में तो अब आज की डेट में वो अटैक नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहाँ का जो लोकल है वो आज की डेट में बहुत खुश है। वहाँ पे जो उसको टूरिज्म की वजह से जो उसका आर्थिक उत्थान हो रहा है, जो उसके जो हौसले, लेकिन कुछ लोग यही तो नहीं चाहते मीनाक्षी, यही तो नहीं चाहते कि तस्वीर यहाँ पर ठीक हो। उसने यहाँ पे अटैक करने की कोशिश की है। उसमें दूसरा कारण ये भी है कि उन्होंने हिंदू बहुल इलाके जम्मू के उस यात्रियों पे उन्होंने हमला किया है ताकि वो माहौल बिगाड़ सके, वहां पे इस तरीके से वो मतभेद उजागर कर पाए कि दो जो अपने हैं मुस्लिम भाई हैं उनके साथ में इस तरीके से हो। अनुपम जेटली जी, हाँ जी, माफ कीजिए कर्नल अनुपम जेटली जी, ये बेहद है। आपने एक बात कही कि यहाँ पर ढील दी गई इस वजह से हुआ, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अचानक घाटी में शांति थी और एक के बाद एक लगातार 4 दिनों तक आतंकी हमला होना, ये क्या कोई मैसेज या वापस खौफ पैदा करने की कोशिश है कि वापस डर कायम हो जाए? या वाकई में आप मानते हैं कि नहीं, ढील थी, लापरवाही थी, या फिर उतना अलर्ट नहीं रहे उस दौरान? श्वेता जी, मैं 2-3 बात बोलना चाहूंगा। जी जी। हर हमले के बाद, हर हादसे के बाद जम्मू कश्मीर में कहा जाता है देश एकजुट हो जाए, हम आगे देखेंगे, ऐसी घटनाएं नहीं होने देंगे। ये राजनीतिक बयान है। रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते मैं इन बयानों में दिलचस्पी नहीं रखता जी। मैं आपको रक्षा की जो पॉइंट्स हैं, जो तकनीकी चीजें हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं जी। एक पैनलिस्ट ने बोला इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस यूनिट का काम ये नहीं है कि कोई हादसा हो जाए तो पता लगाए कि वो हादसा क्यों हुआ, किसने किया, कब किया। इंटेलिजेंस यूनिट्स और उस महकमे का काम है उन हादसों के बारे में पहले से खबर रखना कि क्या होने वाला है और उसको निरस्त करना। ये पहला काम। नंबर 2,
ये मानी हुई चीज है कि पाकिस्तान जब भी है, ये किया गया है दी रेजिस्टेंट फ्रंट, जो लश्कर तैयबा का एक हिस्सा है, उसके द्वारा। दी रेजिस्टेंट फ्रंट जो है वो कश्मीर में काफी समय से लगा हुआ है और खासकर माइनॉरिटी जो हिंदू है उनके खिलाफ एक्शन लेता है। हमें चाहिए था कि जब देश में इतना बड़ा एक काम हो रहा है, हमारी नई सरकार का गठन हो रहा है, तो हम ऐसे जो आतंकवादी ग्रुप है उन पर सख्त नजर रखें और उनको दाएं से बाएं हिलने का भी मौका नहीं दें। ये इंटेलिजेंस का काम है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। और हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान 71 की लड़ाई के बाद जब उसका 42% हिस्सा काट के बांग्लादेश बना दिया, तब भी नहीं समझा और तब भी नहीं संभला, तो एक बालाकोट स्ट्राइक या किसी और चीज के बाद ये मुल्क नहीं समझेगा। बिल्कुल सर, इसको ये लातों के भूत हैं, इनको एक्शन से ही सीधा करना पड़ेगा। कर्नल जेटली सर, मैं आपसे सहमत हूं कुछ विषय पे, पर एक चीज बताना चाहूंगा। आपने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है कि एक हादसा होने के बाद की बजाय पहले कार्रवाई करें। मैं सर आपको करेक्ट कर दूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट थे कि क्योंकि देश के दुश्मन कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, सेना चौकस थी, सारे लोग तैयार थे। दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया है, पर यह यकीन की बात है कि जब कोई हादसा, आप भी सैनिक हैं और मैंने इंसर्जेंसी से इलाके में ऑपरेट किया सर एज ए सीओ, तो मैं बता सकता हूं आज एक ही चर्चा होनी चाहिए देश में, पुरानी चीजें छोड़ करके, कि किस प्रकार इन दुश्मनों ने, जैसे हमारे एंकर महोदय ने बताया, एकजुट होकर के उनको ऐसा सबक सिखाएं कि आने वाले समय में फिर वो कभी ऐसा हादसा नहीं कर पाए। और मुझे पूरा यकीन है, मैं देशवासियों को बता दूं कि जो वहां जम्मू कश्मीर के नागरिक है वो डरे हुए नहीं है, वो आज भी इसके साथ हैं कि इतना सब कम हो रहा है, लेकिन हमें चौकस रहने की जरूरत है। और मुझे पूरा यकीन है, आप समय का इंतजार करें, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यकीनन ऐसा फैसला लेंगे जिसके बाद ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए क्या फैसला लेंगे ये तो हमें अभी देखना है, लेकिन एक बात तय है कि जो आपने बताया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद बता रहे हैं इंटेलिजेंस इनपुट था, उसके बावजूद इस तरह का हादसा होना, यानी कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन फेलियर था। और इस तरह का आइंदा ना हो, कम से कम इतना ध्यान रखें, नागरिकों के खून की बलि या उनके जान की बलि हम नहीं दे सकते। बहुत वक्त नहीं है, खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए बेहद अहम मुद्दा है, इसमें जितनी चर्चा की जाए कम है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई ये नहीं चाहता देशवासी कि कोई भी आतंकी हमला हो, कोई भी अपनों को यहां पर खोए। और ये 4 दिन जिससे आतंकी घटना, इसलिए गुस्सा भी है, नाराजगी भी, और कोई चाहता है कि आतंकवाद का जड़ से खात्मा हो। और यही कोशिश हाई लेवल मीटिंग के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। एनएसए अजीत डोभाल को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन थोड़ा सा सकारात्मक होना पड़ेगा, उम्मीद यहां पर बनाकर रखना होगा। हम यहां पर नकारात्मक सोच नहीं रख सकते, क्योंकि देश है और बहुत तस्वीर बदली है, बहुत अच्छी नहीं होगी हम ये कहते हैं, लेकिन पहले से तस्वीर का सुधरना, बदलाव होना, जन्नत को जन्नत बनाने की कोशिश करना, यह बेहद जरूरी है। और इसके लिए सहयोग सबका होना चाहिए और फिर इस तरह की आतंकी घटनाएं ना हो, यही हर कोई दुआ करता है। लेकिन खात्मा इन आतंकवादियों का जल्द से जल्द हो, इसी का इंतजार भी है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर मारेंगे, ये नए भारत की नीति है।